हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विशाल सिंगर। परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है बॉटनी की, जिसमें हम जड़, तना, पत्ती और फूल इन सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो दो पार्ट में आएगा। इसका पहला पार्ट में हम जानेंगे बीज क्या होता है, जड़ क्या होती है और तना क्या होता है, और इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इनके प्रकार क्या क्या होते हैं। इनसे डिटेल में जो क्वेश्चन आते हैं हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पादप आकारिकी के बारे में, प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में। ये प्लांट मॉर्फोलॉजी होती क्या है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन आते हैं। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है, और किस तरह के प्लांट्स यानी प्लांट्स के पार्ट्स का अध्ययन किया जाता है, आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। पौधे के बाह्य आकार का अध्ययन किया जाता है, उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है कि इसकी जड़ कौन सी होती है, तना कौन सा होता है, फूल कौन सी होती है, पत्ती कौन सी होती है। इन सभी भागों का अध्ययन करना ही प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाती है। जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल और बीज का अध्ययन, यही क्या कहलाता है, पादप आकार की। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। अगर क्वेश्चन आ जाए प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो जड़, तना, पत्ती, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बीज के बारे में। बीज क्या होता है, सीड वैसे कहते हैं, सीड। तो बीज वह हिस्सा होता है जो फल के अंदर पाया जाता है और जो नए पौधे को जन्म देने वाला होता है, उसी को हम बीज कहते हैं। ये बीज की साधारण सी परिभाषा है। जैसे आम के अंदर जो बीज होता है वही उसकी जो गुठली होती है, और मटर का जो दाना होता है, चना का जो दाना होता है, गेहूं का दाना होता है, ये सभी बीज का काम करते हैं। के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि बीज के कितने भाग होते हैं। तो बीज मुख्यतः तीन भाग से बना होता है। पहला भाग होता है इसका बीज आवरण, दूसरा होता है भ्रूण, और तीसरा होता है बीज पत्र। बीज आवरण क्या करता है, इस बीज के चारों ओर का पार्ट दिखाता है, बाहरी आवरण बनाता है। इसी को बोलते हैं सीड कवर, इसी को बोलते हैं बीज आवरण। ये बीज को सुरक्षा देने के काम करता है। दूसरा आता है भ्रूण, ये बीज के अंदर वाला भाग होता है, और ये बीज का जीवित भाग होता है जो एक नए पौधे को जन्म देने वाला होता है। तो ये होता है इसका भ्रूण वाला हिस्सा। तीसरा हिस्सा आता है बीज पत्र से, इसमें भोजन संचित किया जाता है। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। बीज के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, बीज आवरण, भ्रूण और बीज पत्र, तीनों। फिर आता है जब बीज अंकुरित हो जाता है, तब उसमें दो भाग निकलते हैं। जैसे ही आप बीज को गलाने के लिए रख देंगे, उसके बाद उसमें दो पार्ट निकलते हैं। एक भाग ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है और एक पार्ट चल रहा होता है नीचे की ओर। जब भी अंकुरित बीज को आप देखेंगे तो ये दो पार्ट में देखने को मिलेगा, जब ज़्यादा ही वो अंकुरित हो जाता है तब। तो मूलांकुर भाग जो होता है वो निचला भाग होता है, इसे मूलांकुर भाग कहा जाता है, और इसे कहा जाता है प्रांकुर भाग। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये दो भाग में बढ़ जाता है जैसे ही बीज अंकुरित होता है। तो मूलांकुर भाग क्या कहलाता है, तो भाई ये नीचे की ओर हमेशा आगे बढ़ता जाता है, और ये आगे चल के किसका निर्माण करता है, जड़ का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है कि जड़ का निर्माण बीज के किस भाग से होता है। जड़ का निर्माण बीज के मूलांकुर भाग से होता है, इसी को रेडिकल कहा जाता है। ये बीज है, और इस बीज के निचले वाले भाग से, यानी कि यहाँ से जड़ का निर्माण होता है। और जो बीज का ऊपरा वाला भाग है, ऊपरी वाला भाग, ये प्रांकुर कहलाता है, और इसी से तने का निर्माण होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। प्रांकुर वाले भाग ऊपर की ओर बढ़ता है और ये तने का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में जड़ के बारे में। हमने बीज को पढ़ लिया, अब जड़ के बारे में पढ़ेंगे। जड़ वह भाग है जो पौधे के मिट्टी में टिकाने का काम करता है। यानी कि पौधे को अगर स्थायी रूप देना है, अपनी जड़ों को मजबूत रखना है, तो अगर वो स्थायी रूप कैसे रखेगा, वो टिका कैसे रहेगा, बिना जड़ के वो टिक ही नहीं सकता। तो जड़ का पहला काम यह है कि वह पौधे को टिका के रखे। दूसरा काम है कि पानी और पोषक तत्व उपलब्ध कराए। तो पानी और पोषक तत्वों को खींचकर पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना, ये काम भी जड़ का होता है। और तीसरा आता है कि बीज के किस भाग से जड़ बनती है, तो बीज के मूलांकुर वाले भाग से ही जड़ बनती है। ये आपको याद रखना है। हमें इस जड़ के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि ये जड़ कितने प्रकार की होती है, क्या क्या इसमें पार्ट होते हैं। जड़ में दो मुख्यतः पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रूट कैप, और दूसरा पार्ट होता है रूट हेयर। ये रूट कैप कौन सा भाग होता है, आप जड़ के जो नीचे निचला भाग देख रहे हैं, ये नुकीला भाग, इसी को रूट कैप कहा जाता है।
और ये रूट कैप काम क्या करता है, ये मिट्टी खोदने का काम करता है। जितना ये नीचे जाता जाएगा उतनी ये मिट्टी को खोदता जाएगा। तो रूट कैप का बस एक ही काम है, जब जड़ मिट्टी में आगे बढ़ती है तो रूट कैप मिट्टी को हटाकर रास्ता बनाता हुआ जाता है, यानी ये मिट्टी खोदने के काम आता है। सभी स्थलीय पौधों में जो जड़ें होती हैं उनमें रूट कैप पाया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थलीय पौधों में रूट कैप पाई जाती है, तो जलीय पौधों में रूट कैप पाई जाती है क्या? तो जलीय पौधे में कोई रूट कैप नहीं पाई जाती, क्योंकि ये मिट्टी खोदने का काम कर रहा है, पानी में मिट्टी होगी नहीं, इसलिए ये जलीय पौधों में नहीं पाई जाती। दूसरा आता है रूट हेयर। रूट हेयर को मूल रोम कहा जाता है। जब भी आप जड़ को गौर से देखेंगे तो जड़ में ये छोटे छोटे रूट हेयर निकले रहते हैं, इन्हीं को मूल रोम कहा जाता है। इन्हीं की बात हो रही है। मिट्टी से ये जल और खनिज लवणों का अवशोषण करने का काम करते हैं, अर्थात पानी सोखने का काम भी ये करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम जड़ों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जड़ किस किस प्रकार से अपनी विशेषताओं को और विशेष गुणों को अपने आप में धारण करे रखी हुई। पहला आता है जड़ सामान्यतः मिट्टी के अंदर पाई जाती है, भूमिगत होती है। दूसरी ये कलरलेस होती है, यानी हरितहीन होती है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की कोई क्रिया नहीं करती। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और ऑप्शन में जड़ दिख जाए, तो जड़ तो लगाना ही नहीं है। पौधे का प्रकाश संश्लेषी भाग तो पत्ती है। फिर आता है जड़ की वृद्धि। जड़ की वृद्धि किस दिशा में होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हमेशा ये नीचे की ओर होती है, लेकिन क्वेश्चन नीचे की ओर से नहीं आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है धनात्मक भू अनुक्रियता, यानी जड़ किस दिशा में आगे बढ़ती है, तो धनात्मक भू अनुक्रियता में आगे बढ़ती है। या फिर ऐसा पूछ लेते हैं कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती बढ़ती है, गुरुत्वाकर्षण जहाँ लगता है उसी दिशा में ये आगे बढ़ती है। या फिर धनात्मक जलानुवर्ती भी इसे कहते हैं। ये जड़ की दिशा है। तीनों नाम से पूछ सकते हैं, आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। जड़ में किसी प्रकार की गांठ यानी कि नोड नहीं पाई जाती और पर्ण यानी कि पत्तियां नहीं पाई जाती। बीज के मूलांकुर वाले भाग से ही जड़ का निर्माण होता है और जड़ में रूट कैप और रूट हेयर दोनों पाए जाते हैं। ये पूरी की पूरी जड़ की विशेषताएं थी। अब हम पढ़ने वाले हैं जड़ के प्रकार। जड़ के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो जड़ के 3 प्रकार मुख्यतः होते हैं और तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है मूसला जड़ से। मूसला जड़ को ही प्राथमिक जड़ कहते हैं। आपसे पूछेंगे प्राथमिक जड़ कौन सी होती है, मूसला जड़ कौन सी होती है, तो ये बीज के मूलांकुर वाले भाग से ही मुख्य जड़ जो निकलती है, जो नुकीला भाग होता है जो नीचे की ओर जाता है, इसी नुकीले भाग को ही कहते हैं मूसला जड़। यही मूसला जड़ होती है और ये अपने साथ छोटी छोटी पार्श्व जड़ों को भी निकालती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गाजर, मूली और चुकंदर। ये सभी के सभी जड़ें हैं और ये जड़ें नीचे की ओर जाती हैं और नुकीला पार्ट बनाती हैं नीचे की ओर, इसलिए इन्हें मूसला जड़ या प्राथमिक जड़ कहा जाता है। इसके बाद आती है दूसरी जड़। दूसरी जड़ का प्रकार है रेशेदार जड़। इसमें किसी प्रकार का नुकीला हिस्सा नहीं पाया जाता। ये बीज का मूलांकुर भाग को नष्ट ही कर देती हैं, यानी इसमें बीज का जो मूलांकुर वाला भाग था जिससे जड़ बन रही थी, उस भाग को ये नष्ट कर दी हुई आगे चली जाती हैं और तने के आधार से एक जैसी बहुत सी पतली जड़ें निकाल लेती हैं। सभी की सभी जड़ें जो हैं वो फाइब्रस के रूप में निकलती हैं, रेशेदार होती हैं और सभी लगभग समान होती हैं। इस तरीके की जड़ें आती हैं, तो ये जड़ का कौन सा प्रकार हो गया, रेशेदार प्रकार हो गया। इसमें सभी जड़ समान आकार की होती हैं, कोई भी जड़ मुख्य नहीं होती है। उदाहरण के लिए देखिए आप गेहूं की जड़, चावल की जड़, मक्का की जड़, प्याज और जौ की जड़। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गेहूं में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, तो गेहूं में रेशेदार जड़ पाई जाती है। तीसरी आती है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ को अपसारी जड़ या अतिरिक्त जड़ भी कहा जाता है। अब ये जड़ जो है वो जमीन में ना जाते हुए तने में लग जाती है। इस प्रकार की जड़ अपस्थानिक जड़ कहलाती है। ये वे जड़ें होती हैं जो मूलांकुर से न निकलकर पौधे के तने और पत्तियों वाले भाग से निकलती हैं। इन्हें अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। कहाँ पाई जाती हैं, उदाहरण के लिए मनी प्लांट में। जब भी आप मनी प्लांट को गौर से देखेंगे तो मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं उनके पास से भी जड़ें निकल रही होती हैं। गन्ने में देखेंगे तो गन्ने की नोड पर जड़ें निकल रही होती हैं। बरगद में आपने देखा ही होगा, बरगद के तने पर जो साइड में जड़ें निकली रहती हैं। ये सभी की सभी जड़ें किस प्रकार का उदाहरण है, ये जड़ें अपस्थानिक जड़ों का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है तना। तना क्या होता है भाई, तो तना बीज के किस भाग से निकलता है हम जान चुके।
तना जो है वो बीज बीज के ऊपरी भाग से निकलता है और ऊपरी भाग को किस नाम से जानते हैं हम? प्रांकुर के नाम से जानते हैं। तो बीज के भ्रूण के प्रांकुर वाले भाग से ही तने का निर्माण होता है और पौधे का वह भाग जो जड़ के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बढ़ता है उसी को हम तना कहते हैं। इस तने से ही पत्तियां बनती हैं, फूल बनते हैं, फल बनते हैं। ये सभी के सभी इसी भाग पर उत्पन्न होते हैं, यानी कि यही इनका ओरिजिन है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तने की विशेषताएं ये होती हैं कि सामान्यतः हरे रंग का होता है और सीधा होता है, सीधा सदा हुआ होता है। ये प्रकाश की दिशा में गति करता है, जबकि हमने पढ़ा था कि जड़ जो है वो हमेशा नीचे गुरुत्व की दिशा में गति कर रही थी। तो इसकी गति जो हो गई वो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति हो गई है। इसे आप इम्पोर्टेंट समझिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आता है कि तने पर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो तने पर गांठें पाई जाती हैं, अंतर गांठें यानी इंटरनोड्स पाई जाती हैं, और गांठों पर ही लगती हैं पत्तियां। इन्हीं पर शाखाएं या पुष्प निकलते हैं। तना पौधे को सहारा प्रदान करते हैं और जल, खनिज लवण, भोजन, परिवहन तथा पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाने का काम भी यही करते हैं। कुछ तने तो भंडारण, सहारा या प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है तने के प्रकार। तने कितने प्रकार के होते हैं? तने के प्रकार में पहला प्रकार लिखा है वायवीय तना, एरियल स्टेम। इसे आप नॉर्मली अपने घरों में जो देखते हैं, जितने भी पौधे पाए जाते हैं उनमें एरियल स्टेम पाया जाता है, यानी वायवीय तना पाया जाता है। ये तने का वह प्रकार होता है जिसमें भूमि के ऊपर जो भाग हमें दिखाई देता है तने का, वही उसका वायवीय तना कहलाता है। जैसे आम का पेड़ आप देखेंगे तो उसमें जो तना है, गुलाब का अगर आप पौधा देखेंगे तो उसमें जो तना है वह वायवीय तना कहलाएगा। बीच वाला भाग वायवीय तना कहलाता है। ठीक है। सूरजमुखी। अब इसके भी कुछ उप प्रकार होते हैं। कुछ तने होते हैं वो सीधे तने हुए रहते हैं तो इन्हें सीधा तना कह देते हैं, जैसे मक्के का, सूरजमुखी का। कुछ रेंगने वाले होते हैं, ऐसे तने को, कद्दू की बेल देखिएगा आप, तरबूज की बेल देखिएगा, ये रेंगने वाले तनों की श्रेणी में आते हैं। कुछ चढ़ने वाले तने की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मटर। मटर को अगर आप किसी भी स्टेम पर या किसी भी बांस वगैरह पर लटका देंगे, स्टिक पे लटका देंगे, तो वो सीधा का सीधा ऊपर चढ़ जाता है। अंगूर की बेल आपने देखी होगी, अंगूर की बेल भी चढ़ जाती है। तो ये चढ़ने वाले तने हो गए। इसके बाद आते हैं भूमिगत तने। हमने पढ़ लिया वायवीय तना, अब हम पढ़ने वाले हैं भूमिगत तना। भूमिगत तना ऐसा तना होता है जो मिट्टी के नीचे होता है परंतु जड़ नहीं होता, यानी कि मिट्टी के नीचे दबा हुआ होता है और हम जिसे जड़ मान लेते हैं, वास्तव में वो जड़ नहीं होता, वो भूमिगत तने का उदाहरण होता है, जहाँ वो भोजन का भंडारण भी करता है और नई पौध तैयार करने का काम भी करता है। उदाहरण के लिए हल्दी। हल्दी क्या है? हल्दी एक भूमिगत तना है। अदरक क्या है? अदरक भी एक भूमिगत तना है। आलू, प्याज, लहसुन, ये सभी के सभी भूमिगत तने का उदाहरण है। अगर आप इन्हें गौर से देखेंगे तो ये किसी भी प्रकार से जड़ नहीं है, ये तने में से ही निकला हुआ भाग है जो मिट्टी के नीचे दब जाता है और ये अपने अंदर भोजन का संचय करके रखते हैं। ठीक है। इनके बाद जो पार्ट निकलता है वह कहलाता है जड़। ये आपको दिख रहा होगा जड़ वाला भाग, यानी जड़ से ऊपर रहता है, ये भूमिगत तने का उदाहरण है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि आलू किस प्रकार का तना है, किस प्रकार का फल है? तो भाई आलू एक प्रकार का भूमिगत तना है, ये भूमिगत तने का उदाहरण है, ना कि जड़ है। बहुत से बच्चे गलती करे आते हैं, वो ऐसे जड़ लगाए आते हैं। अदरक क्या है? अदरक भी भूमिगत तना है। हल्दी क्या है? हल्दी भी भूमिगत तना है। प्याज, लहसुन, ये सभी भूमिगत तने के ही उदाहरण है। भूमिगत तने का मुख्य कार्य है भोजन का भंडारण करना, पोषण का संचय करना और एक नए पौधे का निर्माण करना। इसके बाद आता है, अब अगर हम तने को देखें तो तना कई रूपों में परिवर्तित हो जाता है, तने का रूपांतरण इसे कहा जाता है। तो इस रूपांतरण से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। एक होता है तने का रूपांतरण जिसे हम कंद के नाम से जानते हैं, कंद को ट्यूबर कहा जाता है। इसमें जितने भी तने होंगे सभी के सभी मोटे होंगे, गोल होंगे। ऐसे तनों को हम कंद तना के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी के अंदर भोजन का संचय करते हैं और इनमें गांठें पाई जाती हैं, यानी छोटी छोटी आंखें पाई जाती हैं, आई पाई जाती हैं, जिनसे नई पौध विकसित हो सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आलू। आलू किसका रूप है? तो आलू एक कंद का रूप है, भूमिगत तने में भी है, कंद का रूप है। और इसमें आलू की आंखें आपने देखी होंगी, इन आंखों से ही आलू में नई अंकुरित जो पौधा है वो निकल आता है।
जब भी आलू कई दिनों तक घरों में रखा रहता है तो आपने देखा होगा कि उसमें वो अंकुरित वजह से फूट आता है, वो उसकी आँख होती है, और इसी को बोल रहे हैं इसमें गांठें पाई जाती हैं, इसी से नया पौधा उगाता है। ये स्तंभ कंद का उदाहरण है। इसके बाद तने का रूपांतरण का दूसरा रूप देखते हैं, जिसमें आता है प्रकंद। प्रकंद को राइजोम के नाम से भी जानते हैं। ये तने को क्षैतिज रूप में मिट्टी के अंदर बढ़ाता है, यानी ये सीधा बढ़ता हुआ जाएगा और इसी के साथ ये अपने साथियों को भी जोड़ता हुआ जाता है, यानी इसकी शाखाएं निकलती हुई जाती हैं। इसके जोड़ों में नई शाखाएं निकलती हैं। इसी का उदाहरण है अदरक। अब अगर डिटेल में उसे पूछना हुआ तो वो भूमिगत तना नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि किस प्रकार के तने का रूपांतरण है। तो अदरक जो है वो प्रकंद का रूपांतरण है, हल्दी जो है वो प्रकंद का रूपांतरण है, क्योंकि इसमें गांठें पाई जाती हैं और ये भूमिगत तो होता ही है और क्षैतिज दिशा में गति करता है, यानी हॉरिजॉन्टल गति करता है। ठीक है। इसके बाद आता है सलकंद। सलकंद को बल्ब कहा जाता है। ये तना छोटा होता है और इसके चारों ओर मांसल संरचनाएं पाई जाती हैं, शल्क पाई जाती हैं, जिसमें बहुत सारी परतें पाई जाती हैं और ये अपने अंदर भोजन को संग्रह करने का काम करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्याज। प्याज भी पूरे का पूरा देखा होगा आपने, इसमें कई सारी कलियां पाई जाती हैं, तो मांसल संरचना जो होती है। दूसरा लहसुन। लहसुन में भी बहुत सारी कलियां पाई जाती हैं। अगर आप इसे फोटो को देखेंगे आपको समझ में आएगा ये सलकंद का उदाहरण है। अब आपसे अगर क्वेश्चन एग्जामिनर डिटेल में पूछेगा तो पूछेगा प्याज और लहसुन किस प्रकार के कंद का रूपांतरण है या किस प्रकार के तने का रूपांतरण है, तो आपको लगा क्या आना है, ये सलकंद का उदाहरण है। और अगर आपको जड़ जानना है तो ये होती है प्याज लहसुन की जड़, और ये प्याज की जड़ होती है, यानी कि ये तना वाला भाग होता है जिसे हम खाते हैं। इसके बाद आता है घनकंद। तने के रूपांतरण का चौथा रूप है घनकंद, इसे कॉर्म कहा जाता है। इसमें जो तना होता है वो सामान्य की अपेक्षा बहुत बड़ा हो जाता है, वो ठोस हो जाता है, वो गोलाकार और मांसल संरचना वाला होता है, भोजन संचित करके रखता है ये, और इसके ऊपर ही बहुत सारी कलियां होती हैं जिससे नई पौध निकलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अरबी। दूसरा इसका उदाहरण है जिमीकंद। जिमीकंद अगर आपने गौर से देखा हो तो वो बहुत बड़े आकार का होता है और ये तना ठोस भी होता है, बिल्कुल गोलाकार भी होता है। और अरबी एक और होता है बंडा। इस प्रकार से आज हमने जाना कि बीज क्या होता है, जड़ क्या होती है, तना क्या होता है, इनकी विशेषताएं और इनके प्रकार। अगली वीडियो में हम जानेंगे पत्तियां, फल और फूल के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।